साथियों, आप मेरे छात्र नहीं, आप मेरे साथी। और जो साथी होते हैं उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं इधर हूं और आप उधर हैं। कल के दिन आप नहीं इधर होंगे। हमारे और आपके बीच की जो दूरी है वो मात्र एमए तक का है। और जो आज का विषय है वो आपके पेपर में, जो सेकंड पेपर आपका है, इतिहास दृष्टि, इतिहास दर्शन और साहित्य इतिहास, और जो यहाँ लेक्चर देने आएंगे उनके साथ भी मेरा एक गहरा रिश्ता रहा है। हम दोनों जेएमयू में थे, हमारे वो सीनियर थे, इतिहास में थे, मैं हिंदी में था, लेकिन उनकी पत्नी रूपा गुप्ता वो हमारी सीनियर थी हिंदी में। तो एक पारिवारिक संबंध है जेएमयू से। और जेएमयू की एक बड़ी खास विशेषता ये थी कि वहां पर हिंदी पढ़ें, इतिहास पढ़ें, समाजशास्त्र पढ़ें, आपको सब विषय पढ़ा दिया जाता है। और जो ये इतिहास में जो सवाल है, कैसे आप जानेंगे कि इतिहास क्या है? एक जरूरी सवाल ये है कि जितने लोग यहां पर हैं या फिर यहां से बाहर जितने लोग हैं, क्या उनका इतिहास है? एक सवाल। और मैं आज ये क्लास इसलिए ले रहा हूं कि आपने तो आकर अपना प्रेजेंटेशन दिया, मुझे भी तो देना चाहिए, कुछ लेना और कुछ देना। और ये पता होना चाहिए कि आपके शिक्षक आपके काबिल हैं कि नहीं है। गुरु की भी परीक्षा होनी चाहिए, केवल आपकी ही नहीं। और ये बात आज की नहीं है, इतिहास में जाते हैं और कबीर ने ये सवाल उठाया था, अंधा गुरु और दोनों एक दूसरे को कुएं में धकेला। अगर गुरु और शिष्य दोनों अंधे हो तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा। ये आपको चेक करना है। गुरु परंपरा की बात जब होती है इतिहास में, तो शास्त्रीय ज्ञान में आप देखेंगे कि गुरु गोविंद गौ खड़े ताको लागे पाठ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। ये गुरु की महत्ता तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन गुरु को गुरु होना चाहिए। केवल हमारे प्रोफेसर हो जाने से मैं गुरु नहीं हो सकता। ये आलोचनात्मक दृष्टि आप में होनी चाहिए। कैसे होगी आलोचना की दृष्टि? कैसे होगी? आप कैसे किसी विषय को समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते? दोनों बातें। अब आप इस लेवल पे आए हैं कि केवल समझना नहीं है बल्कि समझाना है, और समझने से ज्यादा कठिन समझाना होता है, पढ़ने से ज्यादा कठिन पढ़ाना होता है। इसका मतलब है कि जब हम यहाँ खड़े हुए और इतने सारे बच्चे, हमारे 100 बच्चे और 100 की दृष्टि एक तरफ है, तो इसका मतलब है जिसके तरफ उनकी दृष्टि है वो काबिल है कि नहीं, ये सवाल उठने चाहिए। और आप इस बात को महसूस करेंगे या किए होंगे, अगर क्लास में गए होंगे तो शिक्षकों के बीच के अंतर को आपने देखा होगा कि कौन शिक्षक सही तरीके से अपनी बात को रख पाने में सक्षम है। बहुत सारे टीचर वो होंगे जो विद्वान होंगे लेकिन अपनी बात को रख पाने में वो सक्षम नहीं, समझा नहीं पाते अपनी बात। वहां पे आप चेक कीजिए कि वास्तव में ये गुरु बनने लायक है कि नहीं है। ऐसे किसी को पैर मत छूइए, मैं तो नहीं छुआ। और एक आपसे कह देता हूं, मेरा पैर मत छूना, मैं बुरा मानता हूं, इसलिए कि अभी आपका गुरु हुआ नहीं हूं। आपको जब कुछ दिया नहीं तो मैं ले कैसे सकता हूं? ये दो बातें जो है
सवाल ये उठता है कि गुरुओं ने जो दिया वो गुरु कौन है? इसके लिए आपको कहां जाना होगा? इतिहास में जाना होगा कि प्लस 2 में जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पढ़ाने वाले कौन थे? बीए में आए और फिर एमए में आए हैं। इसका मतलब है कि हर किसी का इतिहास होता है। आपके पढ़ने का इतिहास है। आप जो एमए तक आए हैं तो बीए तक की तो पढ़ाई आपने की है ना, और बीए तक की जो पढ़ाई की है ऐसे समय नहीं कर दिया। 10 साल मैट्रिक तक, 2 साल इंटर और 3 साल आपने बीए किया है। ये जो इतिहास है क्या आपकी नजरों से दूर है? एक सवाल। दूसरा सवाल कि क्या आपके जो इतिहास है क्या वो सामान्य है, सबको जानता है? नहीं। लेकिन एक कॉमन इतिहास होता है और कॉमन इतिहास को जानने के लिए सामान्य दृष्टि होती है। जैसे कि मैं आप सभी को नहीं जान सकता लेकिन आप मुझे जान सकते, और मुझे जानने के लिए आपकी दृष्टि क्या होगी? क्या ये काला कपड़ा पहन के आए? ये 6 फुट लंबा है, 3 फुट का 3 फुटिया है? ये 2 चीजें होती हैं, एक बाह्य दृष्टि होती है और एक आंतरिक दृष्टि होती है। जो दर्शन के जो सवाल है वो उठता है आंतरिक दृष्टि से कि आपने क्या सोचा किसी विषय पे, क्या आपने अपने बारे में सोचा कि मैं क्या हूं, राम अस्ति या ब्रह्म अस्ति? ये जो एग्जिस्टेंस का जो सवाल है, अस्तित्व का जो सवाल है, यह इतिहास से जाकर के जुड़ता है। आपके आप बनने में ये कोई एक दिन नहीं लगा। अगर आपकी उम्र 20 साल है, ये 20 साल आपके बाह्य जगत को निर्मित करने में लगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो आंतरिक दृष्टि है वह भी निर्मित हुई है। नहीं तो आपने एडमिशन क्यों लिया है? कोई तो एक बात होगी आपके दिमाग में कि मुझे एमए में एडमिशन लेना है। ऐसा तो नहीं है कि सुबह उठे और आकर के एडमिशन लिया। और अगर आपने एडमिशन लिया तो फिर एडमिशन लेने के बाद आपका एक भविष्य होगा, एक दृष्टि होगी, एक मंजिल होगी। ये जो भविष्य की दृष्टि होगी वो आपके मंजिल को तय करेगी। अब एक सवाल उठता है कि इतनी सारी बातों में आखिर इतिहास क्या है? किसको इतिहास कहते हैं? क्या जो हम 2 साल के थे, जब हम बच्चे थे, तो वो मेरा इतिहास है? अगर आपके 1 साल के फोटो को आपके सामने रख दिया जाए और घर वाले अगर नहीं बताएं तो क्या आप अपने उस बचपन के फोटो को जान सकते हैं? वो नहीं जान सकते। और जो नहीं जानते हैं, छूटा हुआ है, इस कमरे से ले लें। जो नहीं जानते हैं जिस समय को, वो आपका इतिहास नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि इतिहास होने की शर्तें क्या है? तब वहां पर इतिहासकार आते हैं और इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास होने की शर्तें क्या है। समय बीता हुआ समय, जैसे आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि इति बीती कहानी इतिहास है, जो समय बीत गया वो इतिहास है। नहीं, बीता हुआ समय कभी इतिहास नहीं हो सकता। बल्कि इतिहास होने की जो शर्तें हैं, तो मान लिया जाए आज से 1 करोड़ वर्ष पहले घटना तो घटी होगी, समय तो व्यतीत हुआ, तो क्या हम उसको इतिहास कहेंगे? इसका मतलब वहां पर कोई एक बात है जो कि इतिहास को नहीं होने से रोक रहा है। तब ये काल वहां ये कहते हैं कि इतिहास होने के लिए जो वर्तमान से संवाद करेगा, वो फोटो आपसे संवाद नहीं कर रहा था जो आपका बचपन का फोटो था, लेकिन जब आपको बताया गया कि भाई ये तुम्हारा ही फोटो है, तुम्हारी मां गोद में ली हुई थी, लिटा दिया, उस समय हमने फोटो खींचा, और जब आपको बताता है तब वह फोटो आपके जीवन के इतिहास का एक हिस्सा होता है। इसका मतलब कि इतिहास को इतिहास होने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो वर्तमान से संवाद कर पाता है या नहीं। और शुरू में भी आपसे मैं कहा था कि आसाराम बापू का ये प्रवचन नहीं, मेरे लेक्चर से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। जब कोई भी टीचर आपसे बात करे
तो पहली शर्त क्या होनी चाहिए? आपके आगे में आपकी कॉपी खुली होनी चाहिए और हाथ में कलम में गति होनी चाहिए। ये आदत नहीं है। देखिए, जब मैं आपके पास आया 2 मिनट में सोचा कि मुझे क्या लिखना है। ये आदत आपको डालनी होगी, वरना जैसे बीए तक आपका समय कट गया, एमए भी कट जाएगा, पास कर जाएंगे, लेकिन वो केवल डिग्री होगी आपके पास में। और जब यहां से जाए तो उस पर सोचे कि टीचर ने आपसे क्या कहा। मैं आता हूं पुनः अपनी बात किया कि इतिहास होने की शर्तें जो होती है वो इति कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान से उसका संवाद होने की जो संभावना है कम से कम वो तय होनी चाहिए। अब नंबर 1 कि जो इतिहास की बातें, जब आपने एक नाम सुना होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इतिहास के विषय है और यह समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2300 ईसा पूर्व है। ये हम जानते हैं, लेकिन जानते कैसे? ये जानते इसलिए हैं कि इतिहास होने के लिए साक्ष्य जरूरी है। साक्ष्य, अगर खुदाई नहीं होता हड़प्पा मोहनजोदड़ो की, और वो खुदाई कैसे हुई कि बगल से रेलवे लाइन बन रहा था, वहां मिट्टी भरना था, सोचा ये टीला है, वो मैं इतिहास में नहीं जाता हूं, वो इतिहास के लोग आपको बताएंगे। लेकिन इतिहास के लिए सबसे जरूरी चीज है वो साक्ष्य। जिसके साक्ष्य नहीं होंगे उसका क्या हो? एक सवाल फिर उठता है, ये तो साक्ष्य है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के साक्ष्य है, इसलिए हमने कहा कि ठीक है, लेकिन ये कैसे पता चला कि ये 2500 ईसा पूर्व है? तब वहां पर C14 कार्बन डेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। कार्बन डेटिंग प्रोसेस से यह पता चलता है कि किसी भी वस्तु के नष्ट होने के बाद उसमें कार्बन की मात्रा कम होती जाती है, और जितनी भी मात्रा कम होगी उसका उम्र उसका ज्यादा होगा। लंदन में जब मैं गया, वहां पर एक म्यूजियम है जो आदमी का वहां खोपड़ी था, वहां पर गार्ड था, और मैं चाह रहा था कि उस खोपड़ी को मैं छूं। पता है 60 लाख साल पुराना खोपड़ी था। अगर मैं उस खोपड़ी को छू रहा था तो मैं कहां जा रहा था? आज से 60 लाख साल बीते हुए समय में चला गया। और वो खोपड़ी जो है आज की तरह नहीं था, चिपटा था इस तरह से, दांतें बड़ी बड़ी। तो होगा तो मैं आपको क्लास में फोटो भी दिखाऊंगा। ये वो इतिहास बताता है कि आज से इतने साल पहले जो मनुष्य का जो उद्विकास है, इवोल्यूशन, वो किस स्तर से हुआ, और आज की ही तरह पहले के मनुष्य नहीं थे। अगर आप मनुष्यों का इतिहास पढ़ेंगे तो उसको 7 प्रजातियों में बांटा गया है, 7 रेसेस में। और भारत के जो लोग हैं वो आदि द्रविड़ रेस के हैं। अफ्रीकन जो है वो निग्रोइड, जो चाइना जापान का है वो ये मंगोलाइड। ये जो रेसेस हैं, उस रेसेस में देखेंगे कि चाइना जापान कोरिया का नाक चपटा ये वो होगा। वही जब अफ्रीका जाएंगे तो उसके ओठ बोके होंगे। ये जो एक मानव उद्विकास है वह भी इतिहास के दौर से गुजरता है। अब इस गुजरने के क्षण को, जो मैं पहले कहा कि एक दर्शन और दृष्टि, 2 तरह, एक बाह्य दृष्टि है और एक आंतरिक दृष्टि। अब इतिहास लिखने वाले जो लोग थे, ऐसा नहीं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो पर किसी एक ने लिखा है। B.A. झा की किताब पढ़िए, गोविंद थापर की किताब पढ़िए, या फिर और जो लोग इतिहास लिखते हैं, झायन श्रीवाली की किताब पढ़िए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो इतिहास के ऊपर जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर लिखा है उसकी दृष्टि अलग अलग है। कैसे अलग अलग? जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आएंगे तब आप देखेंगे, मैं वहां पे बात करूंगा आपसे, लेकिन एक सवाल जो बीच में उठ रहा है कि जो आप कहानियां सुनते हैं, कौन सी कहानी? जो कि आपकी दादी नानी कहानियां जो सुनाती है, एक था राजा एक थी रानी, उसकी बेटी फूल कुमारी, जब वो हंसती थी तो समूचा बगीचा हंसने लगा। अब ये कहानी है, लेकिन जब आप इसको खोजने जाएंगे कि ये कहां है, ये आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है? कहानी है, और इस कहानी के साक्ष्य नहीं है
और तब हम क्या कहेंगे जब कहानी का साक्ष्य नहीं है तो तब हम उसको काल्पनिक कहेंगे, लेकिन वो मिथक कहला। मिथक जो कि आम लोगों के द्वारा माना गया लेकिन उसके साक्ष्य नहीं है। और आप जब धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, जब आप किताब पढ़ते हैं, जब आपको कहानियां, सीरियल जब आप देखते हैं, जैसे उदाहरण मैं दूं कि रामायण और महाभारत ये इतिहास है या मिथक? ये मिथक होने की शर्तें क्या है कि उसके साक्ष्य नहीं मिले। और इतिहास होने के, जब मैं लोथल गया, मैं पिछले साल, लोथल जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो साइट की गुजरात में एक जगह है जहां से दुनिया में यहां से समुद्री व्यापार होते था। इसका मतलब लोथल काल्पनिक नहीं है, वह क्या है? इतिहास है। लेकिन एक जो उसी इतिहास में हड़प्पा मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे कि कब्रगाह मिले हैं, वहां पर भी लोथल में भी था, लेकिन उस कब्रगाह में क्या करते थे अब ये मुझे पता नहीं है। लेकिन जो प्राचीन कब्रगाह मिले हैं, खास करके मिस्र में जो पिरामिड बनाए गए, उस पिरामिड को जब देखा गया तो उसमें पाया गया कि जो लोग मरते थे उसके साथ में उनकी जो वस्तुएं होती थी वो भी उसके साथ में दफना दी गई। अब ये मान्यता है कि जो मरा वो मरा नहीं है, वो कभी भी पैदा हो सकता है। अब जब कभी पैदा होगा, जीवित हो जाएगा, तो उसको लोटा थरिया गिलास तो चाहिए ना। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में भी जब मैं आदिवासी समाज में काम कर रहा था तो उसके जो प्रस्तर होते हैं, जब उनको गाड़ा जाता है उसके साथ में थाली, गिलास, कटोरा वो भी गाड़ दिया जाता है। मैं छोटा नागपुर और गुमला में जब मैं काम कर रहा था, 10 एक रात में आदिवासियों के साथ में बिताया हूँ और वहां पर देखा उनके विवाह, संस्कृति, तमाम चीजों को हमने देखा है। तो ये जो वो गाड़ रहे थे, तब आप वहां पर जाएंगे तो किसी भी समाज का जो विकास है वो 3 स्तर से होता है। इतिहास में जाएंगे तो समाज के विकास को देखें, और समाज का जो विकास है, फादर ऑफ द सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के जो पिता है वो अगस्ट कुम्प। और अगस्ट कुम्प ने थ्योरी दिया ह्यूमन इवोल्यूशन का, कि आदमी का विकास कैसे हुआ। तो आप कल्पना कीजिए कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो से और 5000 साल पहले जाए, 2500 ईसा को हड़प्पा मोहनजोदड़ो, और उससे और जाए तो मतलब अभी से कितना हो जाएगा? 2500 और 2 हो जाए 4500, और उसमें 4000 और जोड़ दे, 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले की जो स्थिति थी वो पाषाण युग की स्थिति थी। पत्थरों के लोग औजार बना रहे थे, और उससे भी आप पहले जाएंगे तो हिल युग है। लेकिन हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो युग है वो कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। अब ये जो युगों में जो चीजें बची हैं वो किसके आधार पर बची? ये इतिहास में काम आएगा जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, कि जो वस्तु विशेष होते हैं कहीं न कहीं आपको एक आधार बनाना होता है। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में जब आप आते हैं तो ऐसे ही नहीं बना दिया इसको। एक कोई न कोई परिस्थिति होती है जिसके आधार पर क्या करता है, उस काल का नामकरण करता है। आप कल्पना कीजिए कि जिस समय पत्थरों के औजार बना रहे थे उस समय का समाज कैसा होगा? उस समय का समाज क्या आज की तरह रेमेंट और ये जो आप कपड़े पहने हुए वो पहन रहे होंगे? और क्या उस समय में कोई कह रहा होगा कि ये देखो फलानी जो है नंगा जा रही है? सभी नंगे थे। इसका मतलब कि जो वो आदिम समाज था, जो वो एक प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के अपने एक समाज थे, एक उसका अपना कानून था, एक उसकी एक दृष्टि थी। देखिए दृष्टि, वहां दर्शन नहीं है। और वो कहां से सीख रहे थे? वो सीख रहे थे प्रकृति से। अगस्त कुम्प जो देते हैं कि जो शुरुआती दौर में जो मानव हुए, उस मानव के पास में जो दृष्टि थी वह यह थी कि प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन कहीं कहीं से नियंत्रित है। ध्यान दीजिएगा कि सूरज का उगना, डूबना, बारिश होना, बिजली कड़कना, चंद्र ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण लगना, ये तमाम चीजें जो उस समाज में थी वो कह रहा था कि कोई न कोई एक सुपर नेचुरल पावर है जिसको कि इसको कंट्रोल कर रहा है।
शुरुआती दिन है। और वो क्या कर रहे थे, यायावरी जीवन में थे। उसका जीवन आज की तरह नहीं था कि बेटी बना लिया और उसकी तरह रहे, आज यहां रहे कल वहां रहे। और उस स्थिति में क्या आज की तरह जो महिलाएं जो आज समाज में आप देखते हैं, क्या उस समाज में महिलाएं भी वैसी थी? क्या विवाह था वहां पर, परिवार था? नहीं था। परिवार विवाह जब नहीं था, लेकिन बच्चे तो पैदा हो रहे थे, इसका मतलब है कि वो प्राकृतिक अवस्थाएं जो थी उस समाज की, वह आज की तरह नहीं थी। वहां पर कोई विवाह नहीं, कोई परिवार नहीं। जैसे आज कुत्ते कुत्ती बच्चा पैदा करते वैसे आदमी कर रहे थे। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये हमारा बच्चा है, नहीं। और उस स्थिति में जो महिलाएं गर्भवती हो रही होगी, क्या उसका हस्बैंड उसको देखने आ रहा था, एम्स में ले जाकर के ट्रीटमेंट करवा रहा था? नहीं। उस समय में वो महिला खुद बच्चे को जन्म देती थी। और आज जिस तरह से महिलाएं हैं, क्या उसमें और इसमें कोई फर्क है? नहीं है। अब यहां सवाल उठता है कि खाने पीने की वस्तुएं कहां से लाती होगी जब उसके 9वें महीने में जब उसका गर्भ होगा? इसका मतलब है वह समाज शिकार करता था और शिकार होता था, दोनों चीजें। अब जो शिकार कर रहे हो, अब इतना बड़ा पेट लेकर के कहां से भागेगी वो? और फिर वो गिरती होगी और उसका शिकार होता होगा। इसीलिए जब वो बच्चा पैदा हुआ वहां पर, तो आप दोनों हाथ को बच्चे में लेती हैं, बच्चों को लेती हैं, क्या आप शिकार कर सकती हैं? नहीं। तब वहां पर समूचे मानव प्रजाति में जो पहला आविष्कार हुआ है, वह झूले का आविष्कार, पहला आविष्कार। और आज भी आदिवासी समाज में आप जाइए तो महिलाओं को देखिएगा, वो पीठ में बांध करके वो काम करती है, तभी तो दोनों हाथ फ्री होंगे। और वो जो बांधने की परंपरा थी, वह पहला आविष्कार है दुनिया का। और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि दुनिया में जो पहला आविष्कार हुआ है वो महिलाओं ने किया है। दुनिया का पहला व्यापार वह देह व्यापार था, जो महिलाओं से शुरू होता है। आप समझे, आप जितने भी दास प्रथा, गुलाम प्रथा, उसको पढ़ करके देखिए, ये तमाम चीजें जो है एक इतिहास की दृष्टि है। और वो क्या था, पाषाण काल का। पाषाण काल से जब आगे बढ़ते हैं तो मनुष्यों का समूह बनता है, और यहां भी परिवार नहीं है। अब वो क्या है कि एक सामूहिक सुरक्षा के भाव से, और वहां पर ये समझने लगता है कि अब जो है शाम होनी है, अब सुबह होगा, अब वर्षा होगी। और ये जो था दूसरा स्टेज है ह्यूमन इवोल्यूशन का, आदमी के खुद विकास का। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, फ्रेजर को याद कीजिए, बहुत बड़े सोशलॉजिस्ट थे वो, समाजशास्त्री, जिसने की धर्म की उत्पत्ति के ऊपर काम किया है, बहुत बड़ा काम है उसका। दुर्खाइम जो फ्रांस के थे, इमाम दुर्खाइम, उसने धर्म पर काम किया, पैरेटो ने काम किया, स्पेंसर ने काम किया। ये तमाम समाजशास्त्री इस बात पर काम कर रहे थे कि जो धर्म है उसका विकास कैसे होगा, अलग अलग सिद्धांत। जो आदमी मर जाता है वह पुनः जिंदा कब होता है? आपकी नजरों में कोई कल मर गया नहीं, चलते फिरते बातचीत करते, वह आपके सपनों में होता है। और वही सपना का फ्रेजर वहां पर पकड़ता है कि जो आदमी मर गया आज हमसे बात कैसे कर रहा है, और लगा कि कोई न कोई एक शक्ति है जो कि हमें ताकत दे रही है। और उसके आधार पर ये क्या थी, फ्रेजर की दृष्टि थी। ध्यान दीजिएगा, ये दृष्टि फ्रेजर की थी। वही सर्कुलेशन ऑफ इलिट में जब जाएंगे, या फिर सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पे जब आप बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि इमाम दुर्खाइम और पैरेटो थे और स्पेंसर के सिद्धांत अलग हैं। फिर स्पेंसर जब आता है तो सर्कुलेशन ऑफ इलिट की बात करता है। इलिट मतलब कि समाज की जो संरचना है वो इस तरह से है, जो बेस है वो ज्यादातर गुलामों का रहा और ऊपर में बहुत कम लोग रहे। वहां से जो पिरामिड, जो सोसाइटी का जो पिरामिड है, वह पिरामिड स्पेंसर दिखाते हैं और कहते हैं कि जो एक समय शीर्ष पर है वो बाद में कहां चले आते हैं, सबसे नीचे बुलंद कर चले आते हैं। पैरेटो के बाद जब आते हैं, देखिए हिंदी जो विषय है, मैं आपसे साफ साफ बताता हूं,
मैं एमबीए किया, मेरा जो बैकग्राउंड है मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स किया था, एमबीए किया, एमबीए में नेट था उसमें भी प्रोफेसर हो गया, लेकिन हिंदी मुझे जब मैं जेएनयू गया तो मुझे टफ लगा और अभी भी हिंदी मुझे टफ लगती है, इसलिए कि हिंदी को मैं हिंदी की नजर से अगर पढ़ने लगता हूं तो मुझे हिंदी समझ में नहीं आती। हिंदी को समझने के लिए कम से कम 3 से 4 विषयों की दृष्टि होनी चाहिए, समाजशास्त्र, दर्शन, इतिहास। अगर आपके पास में इसकी दृष्टि नहीं है तो आप हिंदी को नहीं समझ सकते, क्योंकि हिंदी ही है जिसमें अर्थशास्त्र है। कैसे? सवा से गेहूं आपने पढ़ा होगा, पूस की रात पढ़ी होगी, पूस की रात कहानी में हल्कू, मुन्नी, जबरा ये मुख्य पात्र है, लेकिन समूची कहानी से वो 3 रुपया निकाल दी, 3 रुपया, और उसके बाद कहानी बना दी। पता चलेगा वो कहानी नहीं बन रही है, क्योंकि वही 3 रुपया समूची कहानी का आधार है। सवा से गेहूं में सवा से गेहूं निकाल दीजिए, कहानी नहीं रहेगी। पंच परमेश्वर कहानी में खाला की जो जमीन है उसको निकाल दीजिए, क्या ये अर्थशास्त्र नहीं है? साहित्य वह जगह है जहां सभी विषयों का आकर मिलन होता है। इतिहास क्या इससे अलग हो सकता है? और अगर इतिहास इससे अलग नहीं हो सकता तो फिर इतिहास दृष्टि पर हमें विचार करना चाहिए। जैसे कि आपने सूरज को उगते हुए देखा, आप लोगों को नहीं पढ़ने का मन करेगा तो बोल दीजिए, नहीं मन करे तो बोलना। मेरे क्लास में एक अच्छी बात यह है कि मैं अपने बच्चों को ये नहीं कहता कि मे आई कम इन सर, मे आई गो सर। आओगे तो अच्छी बात है, जाओगे तो भाड़ में जाओ, हमको क्या मतलब, भाड़ो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि मैं इस पे अभी मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान गया हुआ था अक्टूबर में, और इसमें हमें बोलना था, और जो मेरा पेपर था उसको लेकर के काफी चर्चाएं हुई, और उसको मैं सोशल साइकोलॉजी से जोड़ा था, मनोविज्ञान से, सामाजिक मनोविज्ञान से। खैर वो मैं जब आपसे बात करूंगा क्लास में तो बहुत सारी चीजें आएंगी। दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों से मिला, और उनसे जो मुझे ज्ञान मिला वो भी मैं चाहूंगा कि आपको दें। अल-बरूनी लिखता है, अल-बरूनी का नाम सुना होगा। अल-बरूनी लिखा कि भारत के जो विद्वान हैं वो अपने ज्ञान को लेकर मर जाना पसंद करते हैं बनिस्बत किसी को देना, लेकिन मैं हूं कि मेरा जो है वो आपके लिए खुला रहेगा। जो है मैं लुटा के जाऊंगा, लेकिन लाल दरवाजा जाने वाला नहीं। बात में कर रहा था इतिहास। देखिए मैं हिंदी का विद्यार्थी, लेकिन मैं बगैर इतिहास के हिंदी पे बात नहीं कर सकता। और जो आप सेमेस्टर में है वो पेपर सर ने मुझे ही दिया है, इतिहास दर्शन, इतिहास दृष्टि और हिंदी साहित्य इतिहास, उसमें मैं ये तमाम बातें करूंगा। मैं ये आपको एक छोटी छोटी क्लिप्स दे रहा हूं। जब आप क्लास में आएंगे तो ये तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि जब आप इस क्लास से बाहर निकलेंगे तो आप इतिहास के विद्यार्थी से भी बहस कर सकते हैं। मेरे पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हिंदी में बात करेंगे। जेएनयू की सबसे बड़ी विशेषता है अगर वो हिंदी में है तो इतिहास पे भी उतनी बात करेगा, समाजशास्त्र पे उतनी बात करेगा, दर्शन पे भी। ये मैं चाहता हूं कि आप में आए, लेकिन आएगा कैसे? आएगा तब जब घड़े का मुंह ऊपर रखना। अगर पलट दिए तो फिर मैं उसमें पंपिंग सेट बहा दूंगा, गंगा बहा दूंगा, फिर भी अंदर नहीं जाएगा। सीखना भाई, सीखना। कुछ लोगों का उद्देश्य होगा या शादी करके बाल बच्चा पालेंगे, दर्शन होगा। कुछ लोग इसलिए पढ़ रहे होंगे कि लड़के वाले आएंगे, क्या कर दिए चलने में पढ़ कुछ कर दे। कुछ लड़कों का होगा कि हमको जो है 10 लाख दहेज ज्यादा मिल जाएगा, एमए कर लिया। देखिए एक पर्पस ये भी, लेकिन इस पर्पस के पीछे के कारणों को देखें। यह भी तो एक नजरिया है ना, ये जो एक नजरिया है ये दृष्टि नहीं है, और दृष्टि का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो आपको समाज में मिलता है। दूसरी बात,
कि जो दर्शन है वो क्या है। क्या है दर्शन? दर्शन को अगर आप गौर से देखें, समूचे भारतीय भारतीय फिलॉसफी में जो भारतीय दर्शन है, उस दर्शन के आधार को देखेंगे तो 6 दर्शन हैं षड दर्शन के नाम से। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 दृष्टियां हैं। और इस 6 दृष्टि को अगर आप बांटेंगे 2 भाग में, तो कोई भी चीज क्या है, एक भौतिक दृष्टि और एक आंतरिक दृष्टि है। ऊपर के जो 4 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, ये भौतिकवादी दर्शन है। मीमांसा और उत्तर मीमांसा अभौतिकवादी। प्रभावों को आप पर डालता है। न्याय की जब आप बात करेंगे तो न्याय बगैर तर्क के संभव नहीं है। और जिस न्याय पद्धति को आप देख रहे हैं, वह पद्धति पहले नहीं थी। हर समाज का जो न्याय था वो अपने समाज के लोग करते थे। आदिवासी समाज में जाएंगे, मैं अभी आया हूं, पिछले दिनों उनके शादी में मैं गया, कई रातें उसके साथ रही, और जो उसके ट्रेडिशंस थे हमने देखा। वहां पे महिलाएं और पुरुष दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप मेहंदी लगा करके गीत गाते रहिए, डीजे पे डांस कीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पे जो मैं बदलाव देख रहा हूं, यहां पे बदलाव ये देख रहा हूं कि डीजे के पीछे जो महिलाएं हैं वो नृत्य तो करती है, नाचती हैं, और उसका हस्बैंड बच्चा लेकर के किनारे में खड़ा है। ये बदलाव आया है। क्या ये बदलाव है? जैसे ही वो बच्चा उसकी गोद में जाता है, उसका सारा बदलाव खत्म। सवाल ये है, आदिवासी समाज में जब आप जाएंगे, क्योंकि मेरा उस पर स्टडी है, बहुत लंबा स्टडी है, उसमें काम किया, खास करके असुर जनजाति पे, जहां पर कि हमने देखा कि शाम का समय था, जो हस्बैंड था वो मांदर बजा रहा था, जो ढोल होता है उसे मांदर बजा रहा था, और उसकी पत्नी उसके साथ नाच रही थी। बात यहीं तक होती तो कोई बात नहीं। दोनों हड़िया पिए हुए थे। हड़िया एक पेय पदार्थ होता है, नहीं ताड़ी तो ताड़ से निकलती है, वो बनता है भात से, चावल से, और उसमें एक जड़ी बूटी मिलाते हैं। आप लोग को कभी मौका मिले तो चलिए हमारे साथ में, ले चलेंगे और आपको खिलाते हैं हड़िया। वो हड़िया पी करके दोनों, और कोई देखने सुनने वाला नहीं था। हम वहां पे जाकर के देखे, वो बजा रहा और मस्त होकर के नाच रहा। सुबह उठा और दोनों खेत में काम करने गए। दिन भर दोनों काम किया, और फिर दोनों आकर के, क्या ये जो श्रम जो है, दोनों स्त्री पुरुष के साथ काम करने का जो श्रम है, क्या आपके समाज में है? नहीं। अगर पुरुष को कह दीजिए बर्तन मांजने के लिए, किसके सामने? गेस्ट आया हुआ है, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। वहां पे मैं गया, बहुत हैरत हुई कि दामाद का यहाँ खातिरदारी करते हैं। उस समाज में जो दामाद आया था, उसको बोला कि लकड़ी फाड़ दीजिए। तुरंत उतारा कपड़ा, लिया कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ने लगा दामाद। मैं एक शादी में गया था, गया और बाहर बिठा दिया ऐसे करके। मैं बोला कि क्या यहीं बैठेंगे क्या? बोला कुछ नहीं। हमसे क्या हुआ? बोला भगा देगा सब, लड़की वाला भगा देगा। ये जो समाज है, एक वो समाज है और एक हमारा समाज है। यहां पे तो जो देखने जाते हैं वो पता नहीं अपने आप को राजा समझते हैं। मतलब लड़की वाला क्या हो गया, मतलब अब खत्म हो गए। 10 बेटियों की शादी कराने वाला जो ऐसे करके हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, अपनी आखिरी बेटी की शादी करता है, उसी नातान 10 बेटियों का दहेज देते देते वो आदमी थक जाता है, वो दर्द महसूस नहीं करता, और आखिरी बेटे की शादी में वो लेता है। वहां पर न तो लेता है और न देता है। अब ये भारत की ही समाज है, और उसका जो पारंपरिक इतिहास है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो सीखने की जरूरत है, जिससे कि भारत में जो नारीवाद पैदा हुआ, नारीवादी आंदोलन, फेमिनिज्म, और नारीवादी आंदोलन के जो उद्देश्य थे कि स्त्री के जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है,
वह कैसे बनेगा। और इसके इतिहास को पढ़िए तो सिमोन द बूवर फ्रांस की बहुत बड़ी लेखिका हुई और उसकी किताब है द सेकंड सेक्स, उसमें वो लिखती है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती। समाज के फर्मे में आप भाई बहन दोनों जा रहे हैं, भाई ईटा पत्थर चला रहा है और आपके कांधे से अगर पल्लू सरक जाए तो आपकी माँ बोले ठीक है। ये जो दृष्टि है वह आपकी संस्कृति का एक दर्शन बनता है और वह दर्शन जो कि आपके जीवन को प्रभावित करता है, तो क्या वो साहित्य उससे प्रभावित नहीं होगा? साहित्य होगा। और साहित्य को प्रेमचंद ने क्या कहा? जीवन की आलोचना। अब जीवन की आलोचना है, अब जो समाज निर्मित हो रहा है उस समाज के निर्मित होने में दर्शन शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये तमाम चीजें कायम हो रही हैं। आप जब यहां से निकलेंगे बाहर, टोटो वाले पे जैसे टोटो वाले के साथ बैठेंगे वैसे ही उसको अर्थशास्त्र शुरू होगा। जब रास्ते में चलेंगे तो दूसरा समाजशास्त्र शुरू होगा कि एक लड़की और एक लड़का है। जब आप घर जाएंगे तो दूसरा समाजशास्त्र शुरू होगा कि आप बेटी हैं और ये जो है आपके पिता है। आप कैसे बचेंगे? इसलिए जो साहित्य की जो दृष्टि है वह निर्मित कहां से होती है? समाज से। और इसका मतलब है कि साहित्य और समाज के बीच में संबंध है। अब इस संबंध को अगर आप गौर करें, इस समाज को आप हटा दें, समाज नहीं है, तो क्या साहित्य निर्मित हो सकता है? इसका मतलब है कि जो पहली शर्त है समाज का होना और दूसरी शर्त है कि समाज में अगर साहित्य है तो वह साहित्य कहां से प्रभावित होगा? समाज से। और जब वो साहित्य निर्मित होगा तो उस साहित्य से कौन प्रभावित होगा? समाज। इसका मतलब है कि साहित्य और समाज के बीच के अंतः संबंधों को समझना होगा कि साहित्य का जन्म समाज में होता है। नंबर 1, समाज से साहित्य प्रभावित होता है। नंबर 2 और नंबर 3 कि साहित्य से भी समाज प्रभावित होता है। क्योंकि आपकी जीवन पद्धति में आप जब यहां से निकलेंगे, कोई दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, कोई मंदिर देख लेते हैं तुरंत। ये कहां से बात है? ये जो बात आई आपके जीवन की दृष्टि, समाज की दृष्टि। क्या आपको पता है कि आपके भगवान कौन है जिस समय कि आप 1 साल के थे? तब यहां पर 3 चीजें आती हैं जो समाज के विकास के लिए जरूरी है। उसमें जो 3 है, पहला होता है समाजीकरण, दूसरा होता है संस्कृतिकरण और तीसरा होता है आधुनिकीकरण। समाजीकरण में आप समाज में जिस परिवार में पैदा लेते हैं, आप देखेंगे कि गांव में एक कहावत है, बापर कूद परापत घोड़ा, न कुछ तो थोड़ा न थोड़ा। क्यों? कैसे? इसका मतलब जो आपके परिवार में जो चीजें हैं वो आप में भी आनी है। समाजीकरण। एक मुस्लिम की लड़की को हिंदू परिवार में छोड़ दीजिए बच्चे में, और मुस्लिम की हिंदू में देखिएगा जब वो बड़ी होगी एक नमाज पढ़ रही है और दूसरा घंटी बजा रही है। ये कैसे बदलाव हुआ? ये हेरिडिटी नहीं है। समाज में 2 चीजें थी, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, एक वंशानुगत और दूसरा वातावरण। पहले ये मान्यता थी कि विद्वान का बेटा विद्वान होगा, राजा का बेटा राजा होगा। लेकिन जब एनवायरमेंटल थ्योरी आई तब वहां पर पता चला कि कोई भी बन सकता है। एक मोची काटने वाला भी आदमी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये मेडेरे का नाम आपने सुना होगा, स्कॉटलैंड, जहां पर की आंदोलन हुआ और स्कॉटलैंड कैसे ब्रिटेन से अलग होता है, तो वहां पर की जो भाषा थी वो भाषा विलुप्त हो गई। मैं उस पर भी बात करूंगा, मैं उधर नहीं जाना चाहता, चूंकि आप में से ज्यादातर लोग समझेंगे कि कहां फंस गए। फंस तो गए क्योंकि मैं यहां आ गया, बहुत बुरी तरह से फंसे। और या तो तुम रहोगे नहीं तो मैं रहूंगा। ठीक है, ये मैं एक है ना, एक प्रचार आता है, घड़ी डिटर्जेंट क्या ये इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद विश्वास करना है।
और जब विश्वास हो जाए तब फिर कोई बात नहीं। और ये तो अभी आज का सिलसिला शुरू हुआ, मैं जानबूझ करके आज ये क्लास पहले इस्तेमाल करूँ फिर। और एक बार अगर क्लास में मन लग गया तो आपको कहीं मन नहीं लगेगा, इसलिए कि आपके मन लगाने के लिए सिमरन होना चाहिए। जानती हो सिमरन? DDL दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे, देखा है? हाँ, तो लड़कियों के लिए कौन होगा? राज होगा, और लड़कों के लिए सिमरन। और ये दोनों कहाँ हो सकते हैं? तो मेरे क्लास में होंगे। और जब आपका क्लास पूरा होगा मैं कहूंगा जा सिमरन पूरा। सवाल ये उठता है कि ये जो बातें होती हैं ये कैसे हमारा ध्यान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जो दर्शन की जब बातें होती, फिलॉसफी का मतलब जानते हैं? फिलोसोफिया, ज्ञान से प्रेम। जब ज्ञान से प्रेम होगा तभी वो फिलॉसफी होगा। और भारतीय दर्शन की अगर आप फिलॉसफी को देखेंगे तो वहां से लेकर के, चूंकि कुछ बच्चे आए थे मेरी यूनिवर्सिटी की फिलॉसफी के, तो PhD कर रहे हैं, तो उनसे भी मेरी बात हो। और मेरा बहुत प्रिय विषय है फिलॉसफी। आखिर हिंदी का दर्शन क्या है, साहित्य का क्या दर्शन है? उसमें तो कल्पनाएं होती हैं। मान लिया जाए एक उदाहरण है, अगर आप गोदान में जो होरी है, क्या आप उसको ढूंढ सकते हैं? होरी मातो नहीं मिलेगा। लेकिन होरी महतो के बराबर में लिख दीजिए किसान। अब देखिए आपको किसान मिल जाएगा। और किसान की जो स्थिति होरी की थी, जो ये नाम है गोदान, क्या समूचे उपन्यास में गोदान हुआ है? फिर नाम क्यों रखा? नहीं, गोदान कहाँ होगा? गोदान हुआ क्या? नहीं। अब एक सवाल उठता है दर्शन में जो मैं बात कर रहा हूं, ये गोदान की बात हुई कहां से? क्या है गोदान? गोदान को जानने के लिए आपको गरुड़ पुराण में जाना होगा। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरक बताए गए। जब आप होमर को पढ़ेंगे, होमर का नाम सुना होगा, ओडिसी और इलियड, जो बहुत बड़े उपन्यास हैं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उसमें स्टिंग एक नदी है, और यूनान के लोग जब स्वर्ग जाते थे तो उस नदी से होकर जाते, और भारतीय जो मरते हैं उसको भी एक नदी से जाना होता है, और उसको बोलते हैं वैतरणी। जब आदमी मरता है तो मरने के बाद लाल दरवाजा में तो हो गया, तब उसकी आत्मा वैतरणी टपेगी। और वैतरणी का जो वर्णन है गरुड़ पुराण में, उसमें है कि इतने सारे कीड़े मकोड़े हैं, सब उसको हपकने लगता है। एक दर्शन है। जो दर्शन है भारतीय दर्शन है, और भारतीय दर्शन का जो निर्माण है, पता है आपके 16 संस्कार हैं। जो अंतिम संस्कार है वो लाल दरवाजा के घाट पर, और जो लाल दरवाजा के घाट पर हो रहा है तो वहां के बाद के लिए भी व्यवस्था है। पुष्पन से शुरू होता है, गर्भाधान से, और 16वां संस्कार, बाकी बीच वाला संस्कार एक वाले नजर आ रहे हैं। हाँ, 1 2 3, हाँ वो भी संस्कार है। ये सारे संस्कार दर्शन के अंग। और गोदान में कि अगर कोई मरता है और गोदान नहीं करता है तो वैतरणी नदी टपके समय उसको कीड़े मकोड़े खाएंगे। ये भारतीय दर्शन का आधार है। लेकिन कीड़े मकोड़े खाएंगे तो किसको खाएंगे? एक दर्शन गरुड़ पुराण का है,
दूसरा जो दर्शन है वो कहता है कि जब आदमी मर गया, जब शरीर ही यहां रह गया, तब फिर किसको खा रहा है और बगैर मच्छों वहां कैसे चला गया? ये क्या हो गई? एक जब आप हीगल को पढ़ेंगे डायलेक्टिकल मैथमेटिक्स, द्वंद्वात्मक, तो उसने कहा दर्शन पे कि जो आपके अंदर दृष्टि है उससे बाहर प्रभावित होती है। ध्यान दीजिए, डायलेक्टिकल मैथमेटिक्स, द्वंद्वात्मक भौतिक बात, कि जो आपके अंदर है वही बाहर प्रभावित होता है। मतलब कि जैसी रही भावना जैसी प्रभु मूलर दिखर, जैसे सूरज को उगते हुए हर किसी ने देखा, और उगते हुए वो क्या था? लाल था। जब एक भूगोल शास्त्री देखता है लाल है तो वो क्या कहता है कि ये प्राकृतिक घटना है, और जो विपज्योर है, जो रोशनी की जो लाल किरणें हैं, उसी के आने के चलते ही सबसे पहले हमको वो लाल दिखता है ना? एक भूगोल वाला हो। हिंदी वाला वहां गया, देखिए दृष्टि में कैसे अंतर है। हिंदी वाला जब गया तो बोला सूरज लाल क्यों है? तब वो कहता है कि ये रात की रानी से मिलने के लिए जगा रहा, जिसके चलते कि इसकी आंखें लाल हो गई। और इधर जो है रात की रानी, उससे मिलने के लिए रात भर आंसू बहाती रही, जो कि घास की बूंदों पर ओस बनकर बड़ी। क्या दोनों के बीच मिलन हो सकता है? रात्रि और दिन का मिलन हो सकता है? मिलन कहां हो रहा है? ओस की बूंदों पर। सूर्य आता है और अपनी किरणों से सारे ओस की बूंदों को क्या करता है? खा लेता है। साहित्य जो है वही ओस की बूंद है, जहां पर कि दो कल्पनाओं को लाकर स्थिर करता है। होली है, लेकिन होली वो जो ढूंढने जाएंगे इतिहास में, वो होली नहीं मिलेगी। सवाल ये है कि जो दृष्टि है, जिस दृष्टि की मैं बात कर रहा था, जिस दृष्टि की मैं बात कर रहा था, वो दृष्टि क्या हो सकती है? सर आइए, जो दृष्टि है, जिस दृष्टि की मैं बात कर रहा था, कि जो साहित्य की दृष्टि होगी, जो इतिहास की दृष्टि होगी, और इतिहास और साहित्य की दृष्टि को जब आप एक जगह लाएंगे, तो दोनों साक्ष्यों के आधार पर वो क्या होगा? वो वहां पर उसकी जो स्थापना है उसको वो स्थापित करेगा। तो साहित्य इतिहास की दृष्टि क्या होगी? तब आप जब जाएंगे तब आप देखेंगे कि वहां पर भाषा के पास आपको जाना होगा इतिहास, क्योंकि हर किसी का इतिहास है। और मैं पहले भी कहा, इतिहास वो नहीं जो कि बीता हुआ है, बल्कि हम किससे संवाद कर रहे हैं। और जब आप संवाद करते हैं तो क्या 1000 ईस्वी से पहले आपको हिंदी मिलता है? आप हिंदी पता चलता है कि वहां पहले दूसरी भाषा अपभ्रंश थी। अब अपभ्रंश में आप जाएंगे तो अपभ्रंश की बोलियों में जाएंगे, और हिंदी की जो 18-19 बोलियां हैं उससे जाकर के हिंदी बनती है। जब आप सिद्धों नाथों की भाषा पढ़ेंगे, जो आदिकाल में आप क्या पढ़ रहे हैं? सिद्धनाथ पढ़ रहे हैं, जैन पढ़ रहे हैं, अमीर खुसरो, विद्यापति और रासो, ये 5 आप पढ़ रहे हैं। और ये पांचों जो है काल्पनिक नहीं है, ये पांचों के पांचों कहीं न कहीं इतिहास में मौजूद है। विद्यापति मौजूद है इसलिए इतिहास में लिया। इसका मतलब है कि इतिहास होने की जो शर्तें हैं वह आपके पास के साक्ष्य है कि नहीं। दूसरा, यहां पर जो दर्शन काम करेगा, जो साहित्य का दर्शन होगा, उसमें यह कहेगा कि एक पर्टिकुलर समय में, एक समय में साहित्य में रचनाएं कैसी हो रही। इसीलिए आप अगर उसके काल विभाजन को देखें तो वो आदिकाल भी कहते हैं, बीज वपन काल कहते हैं, कई तरह से उसको नामों से पुकारा गया। और जब आप उसमें जाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि उसमें क्षेत्र भी मौजूद है। राजस्थान बिहार में नहीं है, और मैथिली जो है राजस्थान में नहीं बोली जाती है। यहाँ पर साहित्य में भूगोल है। और आप उठा के देखिए कि सिद्धों नाथों की जो भाषा थी, क्या वो दक्षिण में बोली जा रही थी? अलवारों और नैनानों के पास में वो भाषा नहीं थी। और फिर वहां पर एक दृष्टि
और दृष्टि के बाद एक वाद जन्म लेता है। इतिहास हो या साहित्य हो, वहां पर आप जैसे वाद में जाएंगे तब आप देखेंगे कि दर्शन में भी वाद है। जैसे दर्शन के बाद को अगर आप देखेंगे एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये जो वाद जो आते हैं वो भी कहीं न कहीं एक दृष्टि पर आधारित है, एक दर्शन पर आधारित है, और वह दर्शन कहां जाकर के जुड़ता है, वह कहीं न कहीं आपके मनोविज्ञान से जाकर के जुड़ता है। अब देखिए साहित्य में मनोविज्ञान क्या करता है? क्या मनोविज्ञान के बगैर कोई भी साहित्य निर्मित हो सकता है? होरी के मन में जो रूपा के साथ जो हुआ कि हम अपनी बेटी का ब्याह करेंगे, भोज देना पड़ेगा। तुम भोज देंगे? क्यों देंगे? मरने के बाद क्यों हम दान करेंगे? लेकिन वह मनोविज्ञान धनिया क्या बोलती है, ये 1.25 रुपए की सुपली हमने बेची थी, इसी को आप मतदान। इसका मतलब है कि जो दृष्टि है, वहां पर जब आप साहित्य की दृष्टि में जाएंगे तो याद रखिए कि सबसे पहले साहित्य निर्मित होने की जो परिस्थितियां हैं वह इतिहास से शुरू होती है। वह होता है समय, काल और परिवेश। तीन समय जो होता है एक पर्टिकुलर समय है, काल एक उसका विस्तृत क्षेत्र है, और जो परिवेश है जिसमें कि वो चीजें निर्मित होती हैं। अगर आप यहाँ रबड़ का प्लांट लगाना चाहिए तो मिल लेंगे, लेकिन जब मलेशिया में मैं देखा कोलंबपुर में, वहां से जब मलाया गया वहां पे, मैं देखा रबड़ के प्लांट वहां बहुत सारे लगे हुए। सवाल ये है कि जब परिवेश ऐसा हो, परिवेश निर्धारित करता है कि अपने समय में इतिहास बनने के एक अलग परिवेश थे, नहीं तो आजादी के पहले लोग क्यों फांसी पे चढ़ रहे थे? भगत सिंह को क्यों चढ़ना पड़ गया? राजगुरु सुखदेव और 21 तारीख को वो समय आ रहा है भगत सिंह के साथ दिवस। भगत सिंह क्यों मर गया फांसी पे? पढ़ो आप भगत सिंह, दर्शन है वहां, और एक ऐसा दर्शन जो कि समूचे भारतीय राजनीतिक इतिहास को वो एक नए आयाम से प्रस्तुत करता है। उस पर भी बात होगी, आप लोगों से जो इंटरेस्टेड होंगे। 22 तारीख को प्रोग्राम है शहीद भगत सिंह, हम लोग उसको कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के बहुत सारे प्रोफेसर हैं, उसकी बात करूंगा। बात कर रहा था कि जो मनोवैज्ञानिक तथ्य है वह कैसे चीजों को निर्धारित करता है, और आज का जो समाज है वो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के दबाव में कोई भी मनोविज्ञान से अलग नहीं। अर्थशास्त्र हो, साहित्य हो, राजनीति हो। एक बार किसी ने कहा कि घंटी बजाओ, सब घंटी बजाने लगे। यहां पर वाद है, दो चीजें, फेथ और बिलीफ, वो पे ध्यान रखिएगा। फेथ जो है जिसमें कि आप तर्क नहीं करते, और बिलीफ वो है जिसमें कि आपकी दृष्टि काम करती। आपको कह दिया कि भाई हम मानते थे इसको, और परंपराएं जो है उसको फॉलो करती है। कोई भी समाज में 3-4 चीजें होती है, ये समाजशास्त्र का विषय है। रीति रिवाज, परंपरा, और रीति रिवाज परंपराएं भी कहीं न कहीं इतिहास को प्रभावित करती हैं, और वो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि है जो कि आपको एक नए विजन की ओर ले जाती है। भक्ति काल में आकर क्या होगा? क्या एकेश्वरवाद है वहां पे? कोई एक देवता है? देखिए वहां भी जाकर के बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, वहां भी दर्शन काम कर रहा है। और सबसे जो दर्शन है, आप आइए तो वहां पे निर्गुण और सगुण में बढ़ता है साहित्य इतिहास की दृष्टि से। और वो आप देखेंगे कि अगर आपको निर्गुण और सगुण में दो शब्दों में कहना है कि ये अंतर है, तो उसमें आप पाएंगे वो दो शब्द जो है अवतारवाद और लीलावाद। इसको गीता में क्या लिखा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य मानव। उसी को रामायण में लिखते हैं, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तक अवतार। और वो अवतारवाद जो है वो केवल अवतार नहीं लेंगे, वो भक्तों का मनोरंजन करेंगे। यहां पर जो सगुण में जो मनोरंजन है, आपको निर्गुण में वो अलग निरंजन दिखता है। सगुण जो बाहर की चीजों को देख रहा था, और निर्गुण जो आंतरिक चीजों को देख रहा था, अलग निरंजन जो दिख नहीं रहा है। यह एक दर्शन की पृष्ठभूमि है। साहित्य हो, इतिहास हो, आप समूचे को उठा करके देखिए कि जो इतिहास दृष्टि है और जो साहित्य की जो दर्शन है, इस दोनों में बहुत का अंतर नहीं है। इसीलिए
मुझे लगता है कि बहुत लोगों को परेशानी हुई है। अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हुए हमारे जितेंद्र सर आएंगे, इसमें विशेष गौर करेंगे। आपके बाद पढ़ने का मतलब वाद, एक विचार, विवाद, विमर्श और उसका निष्कर्ष जो है संवाद में होता है। और इसी को डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में कहा, थीसिस एक विचार पैदा होता है, एंटीथेसिस उसके विरोधी विचार पैदा होते हैं, दोनों के बीच में जब संघर्ष होता है तब सिंथेसिस पैदा होता है जो कि दोनों को लेकर चलता है। फिर वही सिंथेसिस बाद में थेसिस होता है, फिर उसके एंटीथेसिस होते हैं। और ये वाद विवाद और संवाद की जो प्रक्रिया है वह साहित्य दृष्टि और साहित्य इतिहास दर्शन में आपको मिलेगा। और यही अंतर आपको शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी में देखने को मिलेगा। देखिए कैसे साहित्य में दर्शन काम कैसे करता है। शुक्ल जो है, जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें गौर कीजिएगा कि राम पहले है और कृष्ण बाद में। देखिएगा वो राम के, जबकि आप इतिहास में जाएंगे तो पहले सूरदास है, बाद में तुलसीदास है। देखिए इतिहास को साहित्य के दर्शन में कैसे बदला। और जब अगर आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपको ऐसा महसूस होगा कि जो शुक्ल के जो दर्शन है वह किस पक्ष में है, किस बात को मानते हैं। और वही हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास जाएंगे, कबीर पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, आप दोनों के, मेरी ये किताब है कबीर बहुत मेहनत करके लिखा, वो आपसे मैं कोशिश करूंगा। उसमें हमने ये पाई है कि जब वो तुलसीदास में बात करते हैं तो वो हर जगह गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, और कबीर पर जब लिखते तो सीधे कबीरदास लिखते हैं। नहीं होता है गांव में जब लड्डू बांटने दीजिएगा, खास करके मटन के भोज में मैंने देखा है, जाना पहचाना रहा तो नीचे से डब्बू देता है और थोड़ा जिसको करना हो तो वो छले दे देता है। वो आप पढ़े। मैं ये कहा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो इतिहास दृष्टि है और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो इतिहास दृष्टि है दोनों में, और अगर आप हमसे कहेंगे तो हमारे गुरु नामवर जी, प्रोफेसर नरेंद्र पांडे और जो जेएनयू के जो एक धारा है वो हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी की धारा में है। इसीलिए मेरे क्लास में आपको कहीं न कहीं शुक्ल के बारे में अगर आप उम्मीद करेंगे कि मैं उस पर ज्यादा मैं सहमति बताऊंगा तो वो, क्योंकि हमारी वो एक ये नहीं क्या दर्शन है, एक साहित्यिक दर्शन है। और हमारे जो दृष्टि जो हमारी होती है वो कहीं न कहीं साहित्य को प्रभावित करती है। जब आधुनिक काल में आप आए, भक्ति काल के बाद रीति काल में आपने बहुत बोल दिया सर। जब आप आधुनिक काल में आए, आधुनिक काल में जो परिस्थितियां बनी, क्या था? आजादी के आंदोलन। और आजादी के आंदोलन को अगर आप देखेंगे, विशेष करके महिला अंचल को पढ़िए, हरीश्वरनाथ नेहरू, आप देखेंगे कि बिहार में वो कैसे पूर्णिया को पैदा करते हैं। मेरी आजादी के जो सपने थे, जो ख्वाब थे, जब वो पूरे नहीं होते हैं तो वामन दास क्या होता है? मारा जाता है, एक्सीडेंट करके उसको मार के, और उसको क्या बना देता है? चित्रा पीर बना देता है। ये चित्रा पीर क्या है? पीर क्या है? ये आपके वादों को कोई कुचल करके, नष्ट करके समाप्त करना चाहता है। उसी में तीन दल के लोग हैं, जनसंघ के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, और कालीचरण जो है लेफ्ट का है। लेफ्ट, ये देखिए तीनों को घेरे में लेते हैं। और साहित्य का दर्शन, जो आजादी के जो सपने थे वह कैसे चूर होता है। वहीं आप जब आगे बढ़ते हैं तो स्त्री विमर्श भी आते हैं, और भारत में जो स्त्री विमर्श की जो शुरुआत है, आप उनको पढ़िए, कमर पेटियां पढ़िए, 2-3 किताबें 4 किताब बताता हूं, कमर पेटियां पढ़िए। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये नाक में आप जो पहने हैं,
ये आपके आभूषण है। इसको क्या कहते हैं आप? नथिया। गाय को देखा है, जो रस्सी है उसको क्या कहते हैं? दोनों में समानता कैसे समानता हुई? गाय ताकतवर, उसको नियंत्रित करना था तो उसको क्या किया? नाप दिया। और आपको नियंत्रित करना था तो दीज आर द सिंबल ऑफ द स्लेवरी। हमको क्यों नहीं पहना दिया? हम भी अच्छे लगते। इसी पर विमर्श हुआ। एक स्त्री विवाहित है, ये पता है। मैं एक पुरुष विवाहित हूं, कोई पता है, कोई जानकारी है? आपको यहां देखिए, वो अलग है। तीसरी बात कि जब कभी भी कोई बात होती है, गालियां हैं, गालियों का समाजशास्त्र पे आप देखिए, माँ की, बहन की, फलानी की, ढिकानी की, सारी गालियां जो है वो जब महिलाओं ने देखा, तब इसमें एक स्त्री विमर्श शुरू होता है। और जब आप स्त्री विमर्श को पढ़ेंगे, उसमें भी मैं बात करूंगा। उसके बाद समाज का वंचित वर्ग, जिसको अछूत कहा गया, कौन मना किया है? चौथा जो है अछूत वर्ग है, समाज से जिसको बहिष्कृत किया गया, उसकी आवाज नहीं थी साहित्य में, और वहां पर दलित साहित्य उभर कर आता है। आधुनिक काल की तीन दृष्टि जो साहित्य इतिहास में दर्ज है, एक जो महिलाओं की दृष्टि थी, एक आजादी के बाद के जो सपने थे, और जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार थे। देखेंगे कि आधुनिक काल में जो वर्तमान में जो है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात जो करते हैं, उत्तर आधुनिकता की जो बात करते हैं, जो हाशिए के जो लोग हैं, उस पर भी साहित्य लिखे जा रहे हैं। साहित्य आप पर भी लिखा जाएगा। आप भी मेरी दृष्टि में हैं, और आप पर मेरे दर्शन का प्रभाव पड़ेगा या नहीं, वो तो क्लास में बताया जाएगा। आज की क्लास यहीं से समापन। और